Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back in another session of chapter number 11 Indian Judiciary, and this is the part 2. In part 1, we have studied about the hierarchy. Top पे Supreme Court है, then High Court, District Court, Taluka Court, and all that. Plus, we had already discussed about the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस थी. ओके. एंड आज हम लोग थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे केसेज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे केसेस को फेस करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी और क्या क्या मतलब पावर्स होते हैं. ऑल सच थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन. It will be knowledgeable, it will be very helpful, and so stay focused and be with me, so to get the maximum benefit. Okay, so let us start. The power and the jurisdiction of the Supreme Court. यहाँ से हमारा बाकी था, so हम लोग अभी यहाँ से शुरू करते हैं. The Supreme Court of India possesses more power and has a vast jurisdiction in comparison to any other countries of the world. So talking about Supreme Court, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर्स है. अगर आप लोगों को चेक करना है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे मतलब पावरफुल है, तो आई विल सजेस्ट यू गो ऑन द यूट्यूब एंड जस्ट राइट कंपैरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका. सो आपको वहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से कैसे पावरफुल है, सो दैट यू कैन गेट एन क्लैरिटी. चलो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन लॉ एंड ऑर्डर्स एंड ऑल दैट. सो दिस jurisdiction can be divided into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है. फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ 6-7 years ऑफ टीचिंग एसएस. जब भी स्टूडेंटों को एंड में जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो वो यही होती हैं. पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या आता है, एपेलेट जुरिडिक्शन में क्या आता है, एंड ऑल दैट. सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि बार बार आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए. Now original jurisdiction, when a court has a power to direct give judgment after hearing a case, such power is known as the original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the cases while which no other court has. तो देखो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर क्या आता है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी बॉडी है जो यूजुअली क्या करेगी, डिसीजन देगी आफ्टर हियरिंग द केसेस. और हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक खास बात है कि वो दोनों तरफ की बातें सुनती है ना. चाहे वो इंसान एक बार उसकी बात तो हम लोग सुनते ही हैं, और इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो डेट इज़ वाई हमारे यहाँ पे केसेस बहुत ही उसमें बहुत टाइम लग जाता है, एंड डिसीजन आने में तो बहुत ज़्यादा डिले हो ही जाता है. ओके, सो केस को सुनने के बाद अपना डिसीजन देना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिनल जुरिडिक्शन. अंडर दिस जुरिडिक्शन द फॉलोइंग पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व हुज कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब हम लोग ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेज आते हैं वो उसमें कौन सी पार्टियाँ होती हैं. ओके. एक होता है जो मतलब केस करता है, और दूसरा वो इंसान होता है जिस पे केस किया जाता है. ठीक है, लॉ की लैंग्वेज में उसे कुछ कहा जाता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टुडे. सो लेट अस सी कि कौन सी पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, डन. नंबर 1, इट हैज़ अ पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट. कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ पास करता है जो किसी स्टेट को पसंद नहीं आता है, तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर सकता है. कभी कभी एक स्टेट की जगह 3-4, 2-3 मैक्सिमम कितने भी स्टेट्स हो सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर सकता है, और उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. तो ये सारे मैटर जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट. ओके. सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ अ पावर टू रिजॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
वन और मोर स्टेट, ऑन द अदर साइड वन और मोर अदर स्टेट्स। सो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे नंबर 1 में डिस्प्यूट सेटल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को रिजोल्व किया जाता है कि वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, ये है वो है। हाँ, हमको उनके इतने इतने पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2-3 पॉइंट्स हमारी वो बात नहीं मान रहे हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। एंड फाइनली स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके बीच का कोई भी मतलब इश्यूज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज देयर। ओके। नंबर 3, it has complete power to give judgment regarding the fight or quarrel between the states। ओके। तो कभी भी स्टेट्स, किसी एक स्टेट की 2-3 स्टेटों के साथ अगर प्रॉब्लम हो या कुछ 2-3 स्टेट्स को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से प्रॉब्लम हो, तो उनके बीच में जजमेंट कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट हैज अ राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड से लेकर कोई भी जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। मान लेते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इवन हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हमारा राइट टू लिव कहीं ना कहीं खतरे में है ना, तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगा सकती है कि आप क्या कर रहे हो पॉल्यूशन को लेके। बोलेंगे कि पब्लिक नहीं सुन रही है, तो आप गवर्नमेंट किस नाम की हो? वो फैक्ट्रीज को बंद कर दो जो पॉल्यूशन फैला रही हैं। ओके, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कई बार इस टाइप के जजमेंट पास करती है। नंबर 5, it has power to protect and preserve the fundamental right of a citizen. Moreover, it has empowered the issue of habeas corpus mandamus or order of prohibition. ओके, ये थोड़े लॉ के टर्म्स हैं, हैबस कॉपस मैंडमस। फ्रेंड्स, जब भी कोई फंडामेंटल राइट्स का इशू आता है सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, ठीक है। एंड हैबस कॉपस मैंडमस यानी टू ब्रिंग दैट पर्सन। कई बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंसानों को किडनैप कर लेती है। आपको तो अजीब लग रहा है, बट ऐसा होता है। स्टेट गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को जेल में बंद कर देती है और पब्लिक में ऐसे न्यूज़ फैला देती है कि वो इंसान मर गया, लेकिन वो मरा नहीं होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में डिटेन करके रखती है इलीगली। एटलीस्ट वो जो पर्सन है उसकी फैमिली वालों को इतना तो मतलब राइट होना चाहिए कि हमारा जो मतलब है जो है मेंबर वो जिंदा भी है कि नहीं है। अगर वो जिंदा है तो एक बार उसे मिलने दिया जाए, और अगर मर गया है तो एटलीस्ट उसकी डेड बॉडी तो हैंड ओवर की जाए, लेकिन बस वो गायब हो गया। तो ये मतलब टू ब्रिंग अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड हैबस कॉर्पस मैंडेबस और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा it has not in jurisdiction of the Supreme Court to settle the disputes related to the distribution of the river water between state singular states plural singular states singular plural states plural। ठीक है, जो लोग ग्रामर पढ़ते होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जजमेंट दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक जगह जजमेंट नहीं देगा, और वो हो गए वाटर से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली पंजाब हरियाणा का यमुना का इशू सुना हुआ है। फिर हमने कावेरी रिवर, कर्नाटक एंड हम लोगों ने तमिलनाडु की लड़ाई झगड़े देखे हुए हैं, ठीक है। किसी एक स्टेट के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक स्टेट की बहुत सारे स्टेटों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी एनी अमाउंट, ओके। एंड इतने सारे स्टेट को भी कभी इतने एक स्टेट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसके लिए अ सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव जजमेंट, इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो अपने जजमेंट पास ऑन करता है। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल एंड कैनॉट बी चैलेंज एनीवेयर। सुप्रीम कोर्ट के जज को आप मतलब जजमेंट को आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। दे हैव टू रिस्पेक्टेड बाय ऑल। इवन तो ये इवन ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में पार्लियामेंट में भी कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। इसकी मतलब उसकी एक तरह से
तौहीन माना जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज द एपेलेट जुरिडिक्शन। तो एपेलेट जुरिडिक्शन के अंदर 3 सब पॉइंट्स आते हैं। एपेलेट जुरिडिक्शन, 3 टाइप्स ऑफ अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द एपेलेट जुरिडिक्शन। एपेलेट यानी अपील, क्रिकेट में ना बॉलर बॉल फेंकता है, हाउस एट, क्या कर रहा है, अपील कर रहा है। तो एपेलेट जुरिडिक्शन के अंदर आप कितनी अपील कर सकते हो? तो लिसन, नंबर 1, केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगा। सेकंड, अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस। सिविल यानी हाउस एंड प्रॉपर्टी के जो केसेस होते हैं, डेट्स कॉल्ड सिविल केसेस। अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, मर्डर करना, 420, बहुत सारी होता है, रेप, मर्डर, ये सब उसमें आ जाता है। तो ये यूजुअली क्रिमिनल। सिविल एंड क्रिमिनल तो हमको पता ही है, बट नंबर 1 में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। सो लेकिन उसको कानून क्या इंटरप्रेट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। एनी पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर और राइट गिवन बाय द हाई कोर्ट और एनी केस कैन बी case only if the certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves a matter of pertaining the Constitution which has been falsely interpreted or contain any important question of law. Hence the petitioner can appeal. petitioner यानी वो इंसान जो केस करता है, अपील इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम। देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड 8 में याद करो, रतलाम वाला केस हमने पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा था तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, स्टैंडर्ड 8 सेमेस्टर 2 हाई कोर्ट वाला एक लेसन मिलेगा आपको, उसमें रतलाम केस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। आई बटन में कोई लिंक मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं ढूंढ लेना, आप लोग स्मार्ट हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाई कोर्ट का जब जजमेंट आता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि देखो एक केस को वो एक एंगल से नहीं देखते, वो यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी, सारे एंगल से देखेंगे। अब वो सारे एंगल तो कवर नहीं कर सकते ना। अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सब एंगल किए हैं, बस ये 2 एंगल थोड़े अच्छे से हम लोग कवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द सम सर्कमस्टेंसेस। तो जो लिमिटेड स्कोप में उतना हमने कवर करके अपना ये डिसीजन सुना है। तो मतलब अगर इस एंगल में कुछ निकला तो आगे फ्यूचर में इस केस में कुछ डेवलपमेंट्स होने के चांसेस हैं। और जब ऐसे चीज़ें जब होती हैं तब यूजुअली जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ LLB। सो वो तो आप LLB में आओगे तभी समझ में आएगा। बट देर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ से कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हम लोग केस का डिसीजन सुना देते हैं। इफ़ एनी सच certification is not given by the High Court, the petitioner approached the Supreme Court. Then, in such circumstances, if the Supreme Court find any constitutional right is violated, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई constitution right का violation हुआ है, then it can accept the petitioner appeal, और तब भी सुप्रीम कोर्ट petitioner का अपील accept करेगा। But in any of the circumstances, only the petitioner who is the party is working High Court can approach to the Supreme Court only under the reason that false judgment is issued by the High Court। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने केस का कोई एक पहलू या कोई एक साइड हमने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया और उसके बेस पे से हमने डिसीजन सुना दिया, लेकिन अगर वो आने के बाद अगर मान लो कि पूरा केस ही पलट गया तो ही इंसान मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट से दुखी प्राणी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, अब हम बात करेंगे सिविल केसेस की। द केसेज ऑफ द सिविल केसेज इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इन्वॉल्व द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड दैट द केस होल्ड द जनरल इम्पोर्टेंस एंड इट इज नेसेसरी दैट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड then an appeal can be made in the Supreme Court. Judgment of any civil cases involving the sum of rupees 1 lakh or more can be challenged in the Supreme Court. ठीक है, मेरी पेंसिल खो गई, मुझे शक है कि मेरे इस टीचर ने मेरे से पेंसिल ली है ना, और मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में, केस क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, क्यों?
पेंसिल की कीमत 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। चलो कोई बहुत महंगी से महंगी कंपनी की भी मैं अगर पेंसिल लूँगा तो वो 100 रुपये से ऊपर ऊपर तो हो ही नहीं सकती है। डेट मीन्स आपका जो सिविल केस है, जो प्रॉपर्टी है, जो भी है, इट शुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज़ एंड तो ही आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल की जगह इतनी फीस तो तुम्हारी आने जाने में ही लग जाएगी। एनी हाउ, क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। A case of the criminal cases, if any lower court has acquitted the criminal from the capital punishment, in that case the high court has given capital punishment and the criminal then in such circumstances can make appeal, can be made in the Supreme Court। कई बार मतलब जो लोअर कोर्ट जो डिसीजन सुनाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इतना पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था, पनिशमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट तो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, है ना। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन भी पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये आज उसने डिसीजन सुनाया, जो भी उसने फैक्ट्स ऑब्जर्व किए उसके बाद, लेकिन मान लो आज से 20 साल बाद लगा कि नहीं नहीं नहीं, वो फैक्ट्स में हमने कुछ गड़बड़ की थी, मतलब हमसे कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई थी, तो वो अपना डिसीजन आगे चल के भी पलट सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर मैं ठीक से इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो। इट कैन बी ट्रांसफर केसेस दैट इज गोइंग ऑन इन अदर कोर्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स बढ़ाने का जो राइट्स है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखो एडवाइजरी जुरिडिक्शन का अगर आप वर्ड ध्यान दोगे ना, वहाँ पे अपीलेट में समझ में आ गया कि अपील होती है। एडवाइजरी में क्या होती है? एडवाइस दी जाती है ना। फॉर एग्जांपल अगर गुजरात गवर्नमेंट के कोई टॉप ऑफिसर्स अगर मेरा गलती से वीडियो देख लें, सो आई एडवाइस देम टू ओपन द स्कूल आफ्टर उत्तरायण, ठीक है, और मे बी 26 जनवरी, है ना। तो वैक्सीन आ जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक हमारे पास वैक्सीन आएगी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स अब लोगों को वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कोरोना हो चुका है, उनके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, कोरोना अब उनसे कोई फ़र्क उनको पड़ता नहीं है। एनी हाउ, चलो शुरू करते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट फील दैट एनी पर्टिकुलर मैटर और क्वेश्चन होल्ड एन important from the viewpoint of the public welfare, then the president can take a counsel of the Supreme Court and sending the matter to the question of the Supreme Court for consideration. Under this provision, president can avail counsel from the Supreme Court in pertaining to the law, reality, constitutional interpretation, relevancy of any bill. अगर कभी प्रेसिडेंट को लगता है कि ये मतलब एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या इस बिल में कुछ गड़बड़ है, तो तो प्रेसिडेंट कई बार क्या होता है, हाई कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा से बिल आता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है नहीं इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उसके सारे फैक्ट्स सब चेक करेगा एंड और फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। बट इफ़ द सुप्रीम कोर्ट, नाउ लिसन, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, but if the Supreme Court find that unnecessary to consider and give an opinion on sent, it can be sent back to the president। अगर उनको लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, सुप्रीम मतलब प्रेसिडेंट का ये जो बिल के प्रति जो सोच रहे हैं वो गलत है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस और द काउंसिल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ हाँ बहुत, इसमें तो बहुत चेंजेस की जरूरत है, इसमें ये बदल दो, वो बदल दो, इतना बदल दो, फिर वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि बदलना है कि नहीं है, ठीक है। एंड अदर पावर्स, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एंड कंटेम्प्ट टू द कोर्ट। कंटेम्प्ट टू द कोर्ट मीन्स व्हाट? आप लोगों ने सब सिंध मूवी में बहुत देखा होगा कि मतलब वकील बोल रहा है कि जज साहब आपके सामने जो इंसान खरीदा है, मतलब आपके सामने जो इंसान खड़ा है ये बहुत ही नीच, निर्लज, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में मतलब नेगेटिव वर्ड्स बोले, तभी मतलब कोई उसका मतलब जो होता है ना, जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरा भाई ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप बैठ जाइए, ऐसे जजमेंट के, ऐसे जज के मतलब वर्ड्स होते हैं। 2-3 बार
होते हैं, फिर वार्निंग दी जाती है, और नहीं होता तो उसको बोलते हैं, अगर आपने अब एक भी शब्द कहा तो इसे अदालत की तौहीन माना जाएगा, ठीक है। तो वो तौहीन क्या होता है, कंटेम्प्ट द कोर्ट, है ना। दैट मीन्स आप अननेसेसरीली जो कोर्ट की प्रोसीजर्स हैं आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, सो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए भी पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बाकी तो मूवीज़ में कुछ ज़्यादा ही ड्रामा दिखाते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। सीधा एक बार वार्निंग देंगे सीधा कि भैया अब आप आगे मत बोलिएगा, और नहीं बोला तो फिर गार्ड्स को इशारा किया जाता है और वो उठा के ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू नलिफाई एनी स्टेप लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव एंड वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून, मतलब ऐसा कोई भी रूल्स बनाती है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म कर सकती है। द राइट हैज़ बीन गिवन बाय टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंड द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हमारे सिटीजन्स का रक्षक बन सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, जितने भी केसेस होते हैं वो सारे के सारे केसेस यूजुअली हम लोग उसका जजमेंट जो होता है वो हम लोग एक जगह पे लिख लेते हैं, और वो केसेस के जो अपडेट्स होते हैं वो सारे लॉयर्स के पास, इवन सीएस के पास, और उसका मतलब डिस्कशन होता ही है, क्योंकि फिर आगे कभी फ्यूचर में अगर सिमिलर टाइप का केस आए तो उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएँ, और जो लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक लेसन्स बनता है। Court of record had an evidential value, and when any record from the court are presented, no objection can be taken against it. The judgment of the decision of the Supreme Court is considered as a permanent document, for all are bound to accept it, है ना, सबको मानना ही पड़ेगा, and they are used to reference by the subordinate courts while giving judgment and decision. कभी कभी अगर सिमिलर टाइप का केस आता है तो नीचे के जो कोर्ट्स होते हैं, दैट मीन्स द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द तालुका कोर्ट्स, वो भी फिर कभी फ्यूचर में जब कोई डिसीजन सुनाएंगे तो बोलेंगे कि ये देखो ये उस केस में भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो एनी कोर्ट शोइंग द कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश, और कोई भी जो कोर्ट है इसको डिसअप्रूव नहीं करेगा, हम उन्होंने वो सुनाया था वो उनकी मर्जी, यहाँ पे हमारी मर्जी चलती है, हम यहाँ के रॉबिन हुड, तो वो फालतू की बकवास होती है, ठीक है। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। सो वन ऑफ द की पोजिशन ऑफ द कंट्री नाउ हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होता ही है यूजुअली। सो लेट अस, एंड स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट सबसे हाईएस्ट माना जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द की पोजिशन ऑफ द कंटिन्यूस हायरार्की पिरामिड ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज ऑक्यूपाइड एट एन स्टेट लेवल बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट द स्टेट लेवल। फ्रेंड्स, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी एपेक्स कोर्ट कहा था क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, बट स्टेट लेवल की बात आएगी तो स्टेट लेवल में एपेक्स कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट है। डोंट गेट मिस कंफ्यूज्ड। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वन कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। हर स्टेट में लगभग एक एक तो हाई कोर्ट आपको मिल ही जाएगा। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू फॉर्म वन हाई कोर्ट और टू और मोर स्टेट। इवन प्रेसिडेंट ने पावर दिया है कि कभी कोई दो छोटे छोटे स्टेट्स हैं तो उसके लिए कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, कभी कभी दो तीन स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट होता ही है। इन इंडिया there is one common high court for states of Punjab, Haryana and Chhattisgarh. Punjab and Haryana are the two states, and Chandigarh उनका by default एक कॉमन कैपिटल है जो यूनियन टेरिटरी भी है। सो इन तीनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। आई थिंक मुझे कोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, मे बी पटियाला हाई कोर्ट, मे बी कन्फ्यूज, आई एम नॉट श्योर। सिमिलरली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आसाम फॉल्स द स्टेट ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़े अपडेट्स आ गए हैं, आप लोग नेट पे जाके चेक कर लेना। बट लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स में है, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है एंड दैट इज इन आसाम। सो फ्रेंड्स, अब हमारा हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। The Chief Justice of the High Court is appointed by the President with the consultation of the Chief Justice of Supreme Court and the Governor of the respective states. जब भी अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगर जज चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना हो तो उसके लिए उनके लिए प्रेसिडेंट, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट, इवन जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड स्टेट के गवर्नर, ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टेट में अब कौन नया चीफ जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट का।
द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. अ प्रेसिडेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर and cabinet and has only president appoint the chief justice only after the discussion and consultation with the prime minister and cabinet. फ्रेंड ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर से डिस्कशन करने के बाद ही अपना डिसीजन लेते हैं. फ्रेंड्स, द एज लिमिट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स. हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि यहाँ पे 65 ईयर्स है, यहाँ पे कितना है 62. दे कैन टेंडर द रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट. स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो जजेस होते हैं, ये अपना जो रेजिग्नेशन है, जिसको हम लोग त्याग पत्र हिंदी में कहते हैं, ये प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करेंगे. द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीचमेंट. मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी कोई गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स को हटाना है तो जो प्रोसेस होती है उनको हटाने के लिए, उसे हम लोग इम्प्लीचमेंट कहेंगे, एंड वो किया जाता है. Carried out on the proving the charges of the misconduct and the malpractice of the judges. अगर कभी कोई जज गिल्टी पाया गया है, उसने कुछ गलत काम किया, तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है. द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया. उनका ट्रांसफर भी हो सकता है. द नंबर ऑफ द जजेस इज नॉट सेम इन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे हमने इंडिया में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होते हैं. अब स्टेट वाइज डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे केसेस का लोड कितना है, and that will decide. If the president feel that the workload of the high court is increased, then he can appoint the ad hoc in charge judges high court for 2 years. सेम जो सुप्रीम कोर्ट में था, एड होक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है इफ़ दे फील दैट वर्कलोड ज़्यादा है. एंड यहाँ पे भी कौन अपॉइंट करेगा? नॉट गवर्नर, प्रेसिडेंट. ओके. एंड ऑल द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैरिड आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना. यूजुअली आप लॉ अगर पढ़ रहे हो तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए. बट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिजोल्यूशन पास द रिजोल्यूशन दैट द वर्क इज कैरिड आउट इन द हाई कोर्ट इन द रिलेटेड स्टेट इज कैरिड आउट इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, देन द वर्क ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट कैन फंक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. इफ़ तमिलनाडु फील कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग प्रमोट नहीं करते, हम लोग तमिल लैंग्वेज में ही सारी डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, देन दे कैन डू, दे आर फ्री टू डू सो. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, straight away I am discussing, there is no, I am not going to read it anymore. I think lecture goes more than around 30 minutes. So friends, as per the provision, first condition is very similar that he should be Indian citizen. Second condition, अब ये जो पर्सन है ये हाई कोर्ट का जज बन रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में तो वकालत करने जाएगा नहीं. ओके. सो शुड हैव मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द जुडिशरी पोस्ट एट द लोअर लेवल, या फिर उसको 10 years एज ए हाई कोर्ट में उसको काम किया हुआ होना चाहिए, या तो फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक ज्यूरिडिक्शन है. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. एंड जो एज है वो 62 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके. द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन टेक एन ओथ एंड सेक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना. सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो स्टेट के गवर्नर, स्टेट के जज को हाई कोर्ट के मतलब जो जज होते हैं उनको गवर्नर प्लेस दिलवाते हैं. ओके. सो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा. इट इज़ अराउंड 30 minutes, बट आई थिंक आज का बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था. एंड ऑफकोर्स हम लोग था लोक अदालत के बारे में और लोकल कोर्ट्स के बारे में कल पढ़ते हैं. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड बाय एवरीवन.